Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Muddal Consultants and Retrend Collection. मंच संचालन एक कला है। एक अच्छा मंच संचालक कार्यक्रम में जान डाल देता है। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी होता है और वही किसी भी कार्यक्रम सभा की शुरुआत करता है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं इसी कला के माहिर और कई मंचों की शान प्रख्यात मंच संचालक एवं मोटिवेटर डॉक्टर संजीव आकांक्षी जी से, जो पिछले कई वर्षों से अपने उत्कृष्ट कार्य द्वारा समाज में योगदान दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं जो काफ़ी मंचों की शान है और काफ़ी प्रोग्राम्स का संचालन करते हैं, तो आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं उनके शो का संचालन कर रहा हूँ। तो स्वागत करते हैं बाबा संजीव आकांक्षी जी का। नमस्कार सर, हमारा ये जो शो है ये आपके एक शो के जरिए हम लोगों तक पहुंचते हैं और आपके व्यक्तित्व को पहचानने का काम करते हैं। जैसे आपको एक मुरादाबाद जैसे शहर में मतलब कोई जान पहचान की ज़रूरत तो है नहीं, आपको बहुत लोग जानते भी हैं। तो थोड़ा आपके व्यक्तित्व को बहुत कम लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि जो है जो पब्लिक हमारी जो व्यूअर्स हैं वो आपको जान पाएँ अच्छे तरीके से, क्योंकि जानते तो सब हैं आपको, मतलब रोज़ आप न्यूज़पेपर में होते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग फेस को जानते हैं लेकिन आपको नहीं जानते। तो थोड़ा सा हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे शो पर आप उसके बताएं व्यूअर्स को। देखिए, जैसा आपने कहा पहले तो कि आपके शो के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और जिस ध्येय को लेकर के आप ये कर रहे हैं, मैं उस विचार का भी बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि निस्वार्थ भाव से समाज के लिए किया गया कोई भी कार्य वंदनीय है, अभिनंदनीय है। दूसरी बात ये, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको तो जानते हैं लेकिन आपके विषय में ज़्यादा नहीं जानते, और ये क्यूरोसिटी सबको होती है कि इस व्यक्ति को मैंने मंच पर देखा है, इस व्यक्ति को मैंने टीवी पर देखा है, इस व्यक्ति की वहाँ दुकान है, या ये व्यक्ति मुझे वहाँ मिला था। ये अक्सर होता है, बहुत सारे चेहरों के लिए होता है, लेकिन उन चेहरों को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सबके जहन में एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम से बाहर, उस फ्रेम के पीछे का हमेशा जानने की क्यूरोसिटी हम सबको रहती है। उसी के तहत आपका ये प्रोग्राम, इसलिए मैंने शुरू में शब्द इस्तेमाल करा वंदनीय अभिनंदनीय, कि वास्तव में एक डॉक्टर को तो आप जानते हैं, लेकिन डॉक्टर का जो व्यक्तिगत जीवन है, उनका संघर्ष की यात्रा है, वो दैनिक दिनचर्या उनकी कैसी रहती है, ये सब तब जानने की कोशिश आदमी करता तो है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ से? मिलेगा आपके चैनल से। तो अब मेरा जिक्र आता है तो मेरा नाम संजीव आकांक्षी है। वैसे मेरा नाम संजीव शर्मा है, लेकिन संजीव आकांक्षी के नाम से ही शहर में पहचान है। मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है आउटडोर एडवर्टाइजिंग का। बेसिकली व्यावसायिक तौर पर मुझे देखा जाए तो मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, लेकिन जो आज शहर में विशिष्ट पहचान है और जिस पहचान को मैं बड़ा सम्मान देता हूँ, क्योंकि लोगों को जो प्यार मुझे मिला है वो इस वजह से मिला है कि उन्होंने मुझे मंचों पर देखा है। मंचों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का मुझे संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और मैं वो निरंतर करता रहता हूँ, और उन संचालनों के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान है। इससे पूर्व दैनिक जागरण में मैंने एक लंबे समय तक काम किया। चैनल पर, लोकल चैनल पर एक प्रोग्राम चलता था सिटी स्टोरी करके, वहाँ लोकल न्यूज़ जो आती है, लोकल न्यूज़ मिलती थी, वहाँ से भी मेरा पहचान हुई। बहुत सारे और लोगों ने मुझे वहाँ से रिकॉग्नाइज़ किया कि अलग तरह का कार्यक्रम था, वहाँ से पहचान मिली। और क्योंकि कलाकारों के बीच में हूँ और कला के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ। जैसे सर हमने देखा कि लॉकडाउन में आपने एक संस्कार भारती जो आप कुछ, मैं उसी पर आता हूँ। कलाकारों के बीच में काम करते हुए मैं 2001 से काम कर रहा हूँ। संगम कला ग्रुप एक संस्था थी, है अभी, उसका मैं रीजनल कोऑर्डिनेटर आज भी दायित्व है। ये पिछले लगभग 42 वर्षों से सिंगिंग की ऑडिशन करा रही है। वहाँ वो कार्यक्रम का आयोजन करना, उसमें तमाम बच्चों को जोड़ना, जब बच्चे जुड़ते हैं तो उनके परिजन भी आते हैं, तमाम परिवारों में वहाँ से पहचान मिली। उन बच्चों को यहाँ जो ऑडिशन देते हैं सिंगिंग का, फिल्मी और नॉन फिल्मी, उनमें से जो फर्स्ट बच्चे आते हैं, 6 बच्चे होते हैं, अलग अलग सेगमेंट में होता है, उन्हें दिल्ली तक ले जाना, राष्ट्रीय मंच देना। उन कलाकारों के बीच में रहा, तो वहाँ से लोगों ने पहचानना शुरू किया।
उसके बाद दैनिक जागरण में रहा, फिर एक दायित्व मिला 2015 में संस्कार भारती मेरठ प्रांत के महामंत्री का। यह संस्था भी राष्ट्रवादी विचारों की संस्था है और काम करती है कलाकारों के लिए। कि जैसे आज प्रदूषण, हम पॉल्यूशन की और प्रदूषण की बात करते हैं तो हम एकदम से पॉलीथीन की तरफ दिमाग जाता है, धुएं की ओर दिमाग जाता है, लेकिन वैचारिक प्रदूषण भी है, सांस्कृतिक प्रदूषण भी है। और सांस्कृतिक प्रदूषण कैसे है? जैसे आज देवी की जितनी भेंटें हैं, जितने भी जागरण हो रहे हैं, जितने भी भजन हमारे हैं, ये सब लगभग फिल्मी धुनों पे चले गए। जैसे ही आप वो फिल्मी धुन का भजन सुनते हैं तो आपके मन में जो विचार आता है वो फिल्म, अगर आपने विजन फिल्म का है तो आप वही अपने आप को जोड़ने लगते हैं उसमें। तो कोशिश ये कि ऐसा ना हो। दूसरी बात ये कि जो हमारी मूल संस्कृति है, जो लोकगीत हैं, जो एक मीठा सा संगीत हमारा रहा है, ये कहीं विलुप्त ना हो जाए। हमारा फिल्मी संगीत से कोई विरोध नहीं है, उसका अपना आनंद है, उसकी अपनी मिठास है, उसकी अपनी प्रासंगिकता है, उसकी अपनी उपयोगिता है, उसका अपना व्यवसायीकरण है, ये सब चीज़ें तो हैं ही। लेकिन हमारे जो मूल संस्कृति है ये कहीं विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ें सूखने लगती हैं वो फिर फूल और फल तो देता ही नहीं, सूख भी जाता है। यही हमारा संस्कृति के प्रति जो दायित्व है, इस दायित्व बोध के साथ संस्कार भारती काम कर रही है। और इसमें जब मुझे दायित्व मिला तब से अब तक 356 मेंबर थे, जो आज 2480 मेंबर हैं। और जब दायित्व मिला था तो उस समय 23 इकाइयाँ थीं, जो आज 118 इकाइयाँ हैं। एक अंदर से एक आग है काम करने की। जिस भी क्षेत्र में काम मिलेगा, जो भी दायित्व मिलेगा, वो पूरे मन से करना है, इसलिए हम इतना कर पाए। इन्हीं चीज़ों से पहचान बने। रही मंचों पर बात, तो मंचों पर मैंने अपने आप को राजनीति से अलग रखा। आज तो भाजपा की सरकार है, पहले और सरकारें रही हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम के संचालन से मैं बचता रहा हूँ। सरकारी कार्यक्रम है, अब मान लीजिए भाजपा की सरकार है और सरकारी कार्यक्रम है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसमें जिम्मेदार लोग तो रहेंगे ही, ये विषय अलग हुआ। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि पॉलिटिकल कार्यक्रमों के संचालन से अपने आप को थोड़ा सा अलग बचाऊं। मैं जिस विचारधारा का हूँ ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इससे पूर्व में भी मैंने राजनीतिक मंचों पर संचालन से बचता रहा हूँ। बाकी तो एक कलाकार हूँ, एक कलाकार के रूप में मुझे मंच का दायित्व मिलता है तो बखूबी निभाता हूँ। ब्रेन वेव्स के कोर्सेज और वर्कशॉप्स के द्वारा आप अपने बच्चे की स्किल्स, मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। कभी कभार मतलब ज़्यादातर आपके नाम के आगे बाबा देखा जाता है, लिखा बाबा संजीव आकांक्षी, तो ये बाबा लिखने का क्या? इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है। मेरे शुभचिंतकों में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, मेजर देवेंद्र सिंह और ब्रजपाल सिंह यादव जी हैं। वो अक्सर किसी न किसी काम के बहाने या एक शुभचिंतक के रूप में ऑफिस आते रहते थे। एक लंबे समय तक उन्होंने मुझे इसी वेश में देखा है। मैंने हाँ, क्योंकि आपको गेरुए वस्त्र में ही देखा जाता। मैं पूछने वाला था कि ये गेरुआ वस्त्र के पीछे क्या रीज़न है? हाँ, तो मैं दोनों सवाल अभी एक से हो गए, मैं दोनों का एक साथ जवाब देता हूँ कि मैंने 24 अप्रैल 2004 को ये कोई विशेष मैंने कोई कसम नहीं खाई, शपथ नहीं ली, एक मन बनाया कि कुर्ता पजामा पहनेंगे और कुर्ता पजामा भी आध्यात्मिक रंग का पहनेंगे। ये एक मन बनाया। बचपन से आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है, पिताजी से जो संस्कार मिले, तो ये हुआ कि कुर्ता पजामा वही पहनेंगे। तो कुर्ता पजामे पे हम आ गए। शुरू में तो एक ही कुर्ता पजामा था, पूरे दिन पहनना, शाम को धो देना, सुबह फिर प्रेस करके पहनना, जब तक नया नहीं सिल गया। तो ये क्रम चला। तो जब लगातार मैं ये ड्रेस पहनता रहा, मैंने बीच में 7-8 साल चाय नहीं पी। अच्छा। हाँ, मेरा अपना मानना ये है, जीवन में कुछ प्राप्त हो तो कुछ छोड़ देना चाहिए, ये मेरा मानना है। बैलेंस बराबर रहता है, अहंकार नहीं आएगा। मुझे लगा कि मेरा मन था कि मेरा अपना ऑफिस हो, अपनी प्रेस हो, ये कुछ प्राप्त हुआ तो कुछ बैलेंस, बस केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। तो मुझे लगा कुछ छोड़ना चाहिए। तो क्या प्रिय चीज़ है आपको, वो छोड़ दीजिए जिसके बिना आप नहीं रह सकते। तो आप चाय के बिना नहीं रह सकते, सुबह को भी पीते हैं, दिन में 4 बार पीते हैं। तो मैंने चाय छोड़ दी। चाय छोड़ दी तो फिर ये हुआ कि अब आप चाय पियेंगे अगर, तो गुरुकुल की चाय पियेंगे। तो जो भी आयुर्वेदिक औषधि वाली चाय आती हैं, वो चाहे रामदेव जी की हुई या शांति कुंज की हुई, प्रज्ञा पे, हम ऐसे मंगा लिया करते थे, ये हम चाय पीते थे। तो एक दिन ये तीनों लोग बैठे हुए थे जिनका मैंने अभी पूर्व में जिक्र किया। तीनों ने कहा कि बाबा वो चाय पीने का मन है और आप तो चाय पीते नहीं। मैंने कहा सर, अब तो हमारी जो चाय की दुकान है बाहर, ये भी अब आयुर्वेदिक चाय बनाते हैं।
ये हमने अपनी पत्ती उन्हें दे दी थी। वो चाय बन के आई तो उन्होंने कहा कि कपड़े आपने रंग लिए, चाय भी आपने छोड़ दी, किसी और व्यसन में हो ही नहीं, एक ज़माने से जानते हैं भाई, तुम तो बिल्कुल बाबा ही हो गए। अच्छा। ब्रजपाल सिंह यादव जी ने और मेजर साहब ने तो एक स्वर में ये कहा कि तुम बिल्कुल बाबा हो गए। तो वैसे जी कह रहे, वैसे बोले छूटते ही कि बाबा हो नहीं गए, आज से बाबा कहना शुरू करते हैं, और भाई बाबा बढ़िया सी चाय पिलवा दो। अच्छा। बस यहाँ से नामकरण हो गया, यहाँ से बाबा संजीव आकाश जी, क्योंकि शुभ चिंतकों का ये मन था और मैं अपने बड़ों का इसे आशीर्वाद मानता हूँ। उन्होंने कहा और उस दिन से नाम के आगे बाबा लग गया। और बाबा नाम का प्रचार मैंने नहीं किया, बाबा नाम का जो प्रचार किया ये डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी ने। अच्छा। वो जिस भी मंच पर होते थे वहाँ बाबा आइए, बाबा आइए, बाबा आइए, क्योंकि डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त को अगर देखा जाए तो व्यवहार अगर सीखना है, आचरण सीखना है, तो ये उनसे सीखा जा सकता है। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे करके फिर धीरे धीरे जब डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जैसी शख्सियत मुरादाबाद में बाबा कह रही है तो फिर पूरे शहर ने बाबा कहना शुरू कर दिया। बस ऐसे हम बाबा संजीव। तो आपने अपनी सोशल प्रोफाइल पे भी, मीडिया में भी बाबा संजीव, फिर हाँ, जब ये रिकॉग्निशन हो गया कि हाँ हो गया, तो फिर यही नाम प्रचारित हो गया कि बाबा संजीव आकांक्षी। अपने खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के साथ। ऑर्डर के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा सर, जैसे आप इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने मंचों का संचालन भी करते हैं, तो कहीं मन नहीं होता कि मैं राजनीति में भी जाऊं? और राजनीति में भी ऐसे लोगों की तो बहुत आवश्यकता है ही, जो ऐसा मतलब रूप भी है और व्यक्तित्व भी ऐसा है, मतलब तो नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और जब व्यक्ति की समाज में पहचान हो जाती है तो राजनीति भी उसे आकर्षित करती है। एक समय तक आप अपने आप को किसी भी फ्रेम में फिट करते हैं और उसके बाद आपको लगने लगता है कि मुझे कुछ और अधिक प्राप्त हो। राजनीति में आने के बाद में ये तो तय बात है कि कुछ आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, क्योंकि संगठन की जो शक्ति है, संघे शक्ति कलयुगे, इस सूत्र की बात करें तो संगठन की शक्ति है, एक बहुत बड़ी संख्या आपके साथ, आपके फॉलोअर्स की जुड़ जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन मैंने राजनीति के लिए की अगर चर्चा हो रही है तो 2017 में मैंने मुरादाबाद देहात से टिकट का दावा किया था। अच्छा। और बहुत बढ़ चढ़ के उसमें प्रतिभाग भी किया। हालांकि मैं मेरे दादाजी, पिताजी और मैं खुद, हम लोग मीडिया से आते हैं जी। मैं भी दैनिक जागरण में एक लंबे समय मैंने सेवाएं दी हैं, अपने अखबार भी निकाले हैं। लेकिन मुझे आकर के लगा कि अब राजनीति में हाथ आजमाना चाहिए। तब लगा जब डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी के पहले इलेक्शन में लगभग 1.5 महीने हम लगे रहे, तो मेरे कुछ शुभचिंतक ऐसे जिन्होंने मुझसे कहा कि बाबा तुम्हें राजनीति में आना चाहिए और आप एक अच्छा चेहरा सिद्ध हो सकते हो। और उन शुभचिंतकों में एक कुलदीप गुप्ता जी थे, आज वो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा। इसलिए मुझे लगा कि राजनीति में आना चाहिए और मैंने मन बना लिया। ये बचपन से एक ख्वाब था कि अगर राजनीति में भी आएंगे तो टिकट के दावा विधायक से नीचे का नहीं करेंगे। स्वप्न, जैसे बचपन के स्वप्न होते हैं, ऐसे ही स्वप्न था। और हमने देख करके और ये तय कर लिया कि भाई देहात से है, हम टिकट मांगेंगे। हमने दावा कर दिया, जितनी हम कोशिश कर सकते थे अपने प्रयासों से की। लेकिन सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, इन तमाम स्थितियों में अपने आप को, आप जितनी जगह मजबूत हैं उतने आप अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं। और कहीं भी आप कमज़ोर हैं तो वही कमज़ोरी आपको आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न करेगी। मेरे साथ भी ऐसा था। मेरी ठीक चेहरे की पहचान है और ठीक ठीक नाम भी चला। मुझे जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिलती रही, मेरा नाम भी ठीक चला। लेकिन संगठन का, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। पार्टी ने निर्णय लिया कि आदरणीय हरिओम शर्मा जी, जो उस समय जिलाध्यक्ष भी थे, कि उन्हें देहात से लड़ाया जाए। उनका टिकट हुआ और वो बढ़िया लड़े, पिछले परंपरागत तौर पर, क्योंकि वहाँ भाजपा आमतौर पर नहीं जीतती आई है, तो वो बहुत अच्छा लड़े और एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह मैंने उनका इलेक्शन लड़ाया भी। लेकिन उसके बाद मैंने अपना आकलन किया कि जो मेरा अपना व्यक्तित्व है
मैं राजनीति में फिट होने वाला, मैं ऐसा चेहरा नहीं हूं कि राजनीति के फ्रेम में अपने आप को फिट कर पाऊं मैं। ये मेरी अपनी कमजोरियां हैं। पार्टी बहुत अच्छी है, विचार अच्छा है, राष्ट्रवादी विचारों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, एक ठीक ठीक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैंने अब अपने आप को ये मान लिया कि मैं स्वयं को राजनीति में फिट नहीं कर सकता, कम से, क्योंकि जितना राजनीति को समय आपको देना चाहिए उतना जिन परिस्थितियों में मैं जीता हूँ, व्यवसाय मुझे करना है, परिवार भी देखना है, तो मुझे लगता है कि मैं उतना समय राजनीति को दे नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने आप को अब विड्रॉ कर लिया है। अच्छा, तो दोस्तों आपने सुना सर के बारे में, आपने कितना जाना और बहुत अच्छी चीज़ें सर ने बताई, अपने व्यक्तित्व की बताई कि जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो किसी चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए जिससे हमारा अहंकार प्रबल नहीं होता। और ये वाकई में एक बहुत अच्छी बाबा संजीव आकांक्षी जी ने बात बताई, और इसको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी चीज़ में पीछे रह जाएं, क्योंकि जो अहंकार है वही हमारी बैकबोन तोड़ने का काम करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करता है। अच्छा सर, इन सब के जो आपने अपना व्यक्तित्व बताया, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, तो इन सब के पीछे आपके प्रेरणा स्रोत क्या है, कि मतलब कहाँ से आपको ऐसी प्रेरणा मिली ये सब चीज़ें? देखिए, किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन किसी एक विचार से, किसी एक घटना से प्रभावित नहीं होता। आप फिल्मी सितारों के इंटरव्यू जब देखते हैं या किसी कलाकार का इंटरव्यू देखते हैं तो वो अपने कई गुरु का नाम लेते हैं, यानी कि कई गुरुओं से उन्होंने कुछ सीखा है। ठीक ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को जीवन में कई जगह से प्रेरणा मिलती है जिसमें बड़े बदलाव आते हैं। मैं बचपन में बड़ा उद्दंड बालक हुआ करता था, बहुत शैतान था, अपने खानदान में पीढ़ी में सबसे बड़ा था, तो लाड़ला था। और मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया जब मैं 13 वर्ष का था। पिताजी नैमिषारण्य हमारा गुरु स्थान है, आदि जगदाचार्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज से पापा ने दीक्षा ली थी। उनका एक बार मुरादाबाद आगमन होता था गुरु पूर्णिमा से पूर्व, गुरु पूजा महोत्सव। वो वहाँ आते थे और हर वर्ष हम वहाँ जाकर सेवा करते थे। लालबाग में आश्रम है, नवाबपुरे में हम रहते थे, घर के नज़दीक था। अच्छा। उस जमाने में ये आज की तरह मोबाइल तो होते नहीं थे, तो बच्चों का खेल क्या था? खेल यही था कि किसी मंदिर में सेवा कर लो। हमें यही आदत थी, तो हम आश्रम में सेवा भाव से जुड़ते थे। एक बार दोपहर को वो विश्राम करते थे जब गुरुदेव, तो दोपहर को मुझे सेवा मिलती थी कि मैं जाके उनके पैर दबाता था। बालपन में अपने दादाजी के पैर बहुत दबाए थे, तो आदत थी पैर दबाने की। जैसे मेरे दादाजी का शरीर था, बहुत छोटे छोटे पैर थे उनके, मुलायम से, बहुत शरीर पे मांस बहुत कम था, ऐसे ही हमारे गुरुदेव का शरीर था। तो दोपहर को मैं उनके पैर दबाता था। कुछ भगवान की कृपा हुई, कुछ बड़े संतों का अपना आकलन होता है, एक दिव्यता होती है, पता नहीं कैसे सब घटना हुई। गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा और आश्रम की छत पर मुझे ले गए, और छत पर ले जाने के बाद दीक्षा की जो प्रक्रिया होती है, दीक्षा के लिए कुछ सामान की आवश्यकता हो कि आप अपने गुरु को वस्त्र देंगे, पुष्प देंगे, ऐसा वो कुछ नहीं था। बस मेरा हाथ पकड़ा, ऊपर ले गए और इशारा करा शिष्यों को कि इसको दीक्षा देनी है। तो एक कपड़ा चारों तरफ डाल दिया गया और सबने कीर्तन शुरू किया, जिससे गुरुदेव की और मेरे बीच की बात कोई ना सुन सके। सबने कीर्तन शुरू किया और गुरुदेव ने मेरे कान में जो गुरु मंत्र देना था, पहले मुझसे पूछा मेरा इष्ट कौन है। जब मैंने जवाब दिया तो उन्होंने मेरे कान में मंत्र दिया। 3 बार उन्होंने मंत्र बोला और 3 बार मुझसे सुना और सिर पे हाथ रख दिया। वहाँ से जीवन में बड़ा बदलाव आया। पिताजी तब तक आ गए थे, पापा बोले दीक्षा मिल गई? मैंने हाँ। बोले अब जो गुरु मंत्र है याद हो गया? मैंने कहा हाँ याद हो गया। बोले चाहे 3 बार करो, चाहे 5 बार करो, चाहे 11 बार करो, लेकिन नियम बना लो, डेली इसका जाप जरूर करना है। तो ये तो गुरुदेव ने शायद मेरे जीवन में कुछ सकारात्मक अच्छे बदलाव आने थे, यूं एक संत का सानिध्य प्राप्त हुआ। और जैसे रामचरितमानस में कहा गया है कि सतसंगति दुर्लभ सतसंगा, और ये बड़े पुण्य कार्य पिछले जन्म के होते हैं तब प्राप्त होता है। मेरा मानना यह है, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ ये मेरे माता पिता की तपस्या का प्रतिफल है। तो एक तो उनसे बदलाव आया। दूसरे, मैंने सारा जीवन अपने पिता को पढ़ा। पिताजी हमारे बहुत कम बोलते हैं, हमारा संवाद भी उनसे कम होता था। तो सन 82 में पापा अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे थे, मुरादाबाद के कुछ और लोग भी थे। तो ये तय हुआ कि अकेले मत जाओ, बच्चा साथ जाएगा।
क्योंकि उस समय यात्रा बहुत दुर्लभ होती थी और शरीर अंत भी बहुत सारे लोगों का हो जाता था। तो सन 82 में मैं पापा के साथ अमरनाथ चला गया। उस पूरी यात्रा में पापा के साथ खूब सारी बातें हुई। तो पिताजी की बातें जो वो कहते थे कि हमारे सनातन धर्म इतना समृद्ध है कि इसमें कोई चीज़ आप पे थोप ही नहीं गई है। आपसे कहा गया है कि आप यज्ञोपवीत पहनिए तो इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे आयुर्वेदिक सिद्धांत हैं। अच्छा। पीपल को कहा गया है कि इस पर ब्रह्म राक्षस वास करता है, इसे काटना मत, तो इसके पीछे आयुर्वेदिक सिद्धांत हैं। या कि एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यानी कि पुरानी बातें जितनी भी थी जो पिताजी से मैं सुनता था, और वो हमेशा कहते थे आंख बंद करके कोई बात मत मानना, अगर श्रद्धा भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है तो उस पर जानिए उसको, और जब जान लेंगे तो आपकी आस्था और सुदृढ़ होगी। वो मैंने जानने की कोशिश की। जब मैंने गुरु मंत्र का जाप करना शुरू करा, जो डेली करता हूँ, अब भी चल रहा है, बचपन में कम होता था, मालाएं ज़्यादा हो जाती हैं, तो वास्तव में मैं जो भी कुछ प्राप्त कर पाया ये गुरुदेव की कृपा और माता पिता के संस्कार और उनकी तपस्या। तो अब मैं पिताजी से प्रभावित रहा। अब आने वाले समय में, क्योंकि मैं अखबार में था, तो अखबार के में काम करने वाले के तेवर कुछ और होते हैं, जिन तेवरों से समाज में बहुत ज़्यादा काम नहीं चलता। तो मुझे लगा कि हाँ, थोड़े तेवर कमज़ोर होने चाहिए या थोड़ी मिठास बढ़नी चाहिए। इस बीच में मैं मंचों पे मैंने आना शुरू कर दिया था। मेरी मुलाकात होती डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी से। व्यस्त जी ने उनके व्यवहार की मिठास देख करके और उन्होंने मंचों पर मुझे आगे लाने में बहुत सहयोग करा, बहुत मोटिवेट किया। मैं कहता था कि मैं तो टाइप्ड हूँ, मुझसे तो फिल्मी बरगर कार्यक्रम कराओ सर, मस्ती वाला कराइए, ये एजुकेशन के कार्यक्रम का और ये गंभीर वाले बोले ना आप सब करोगे, करिए आप। तो व्यस्त जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। मैनेजमेंट की बात कीजिए कि आपको बाजार में किसी से आपने उधार लिया है तो उसका भुगतान कैसे करना है, समय पे करेंगे या नहीं करेंगे, कितना आप पैसा अपने पास रखें, कितना बाजार में लगाएं। ये जो पैसे का मैनेजमेंट था, ये मैंने अपनी माँ से सीखा। हमारी माँ कहती है कि दरवाजे पे तगादे वाला नहीं आना चाहिए, यानी कि आप केवल उतना ही खर्चा कीजिए जितना आपके पास है, दूसरा आप अपने मन को मारना सीखिए। तो जीवन में बहुत लोग, तो माँ से मैंने ये कि जीवन के मूल्य हैं कि भाई अपने उसूलों पर पक्का रहिए। जैसे हमारे पिताजी कहते हैं कि जो व्यक्ति जवान का और नियत का पक्का है वो जीवन में उन्नति करेगा। कि आज कोई आदमी मेरे पास पैसे रख गया या उसने पैसे अपने मांगे नहीं हैं तो मुझे नहीं देने हैं, ये जिस दिन पाप आ जाएगा तो व्यापार की बरकत, जीवन की बरकत खत्म होने लगती है। और अब 53 वर्ष का हो रहा हूँ मैं, केवल ये बातें सुनी और मानी ही नहीं, समय समय पर देखता रहा कि वास्तव में क्या ऐसा है, और ये परिलक्षित हुआ। व्यापार में जिन लोगों की नीयत अच्छी नहीं थी उन्हें मैंने डाउन जाते देखा, और जिन्होंने सिद्धांतों के साथ, उसूलों के साथ आगे बढ़े, उन्होंने मैंने ऊपर उठते देखा। तो ये तय बात है कि तो मेरे गुरुदेव, मेरे पिता, माँ डॉक्टर जयपाल सिंह वैसी, 3-4 लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। सीखने के लिए तो चर्चा आती है ना हमारी पौराणिक कथाओं में कि आप कितने भी गुरु बना सकते हैं, और मस्त होकर के सोना अजगर से सीखिए, मस्त होकर के चलना हाथी से सीखिए, वफादारी कुत्ते से सीखिए। सीखने के लिए तो प्रकृति में वृक्ष है कि जब फल उस पर लग जाते हैं तो वो झुक जाता है। वो अहंकार से खड़ा तो होता है, लेकिन जब फल लग जाते हैं, जब वो फल देने लगता है, यानी कि देने की जब कोई स्थिति में आता तो उसका हाथ ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं होता। तो सीखने को तो सब जगह से। तो मेरा मानना यह है कि जीवन में कुछ लोग ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कुछ कम प्रभावित करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ कहीं से भी सीखी जाती है, और सीखने की तो कोई उम्र है ही नहीं। प्रेरणा तो जहाँ से मिल जाए तुरंत ग्रहण कर लेनी चाहिए, इसके लिए बड़ा लालची होने की आवश्यकता है। जहाँ से प्रेरणा मिल रही है उसे ले लीजिए। मतलब एक पाने की चाह जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा मैं समझता हूँ जीवन में आपकी तरक्की करेगा। क्या आप अपने बच्चे का सही लर्निंग स्टाइल जानते हैं? अगर नहीं तो ब्रेनवेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। सर, अब जैसे इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, बिज़नेस में भी बहुत प्रभाव पड़ा है, तो आप जैसे बिज़नेस में और अपने सामाजिक हर कार्य में तालमेल बड़े बखूबी निभा पा रहे हैं, और ये देखने को भी मिल रहा है।
तो हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसा संदेश कि वो इस स्थिति में अपने मन को, अपने दिमाग को, हर चीज़ को एक समता तौर पर रखें? तो ये बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सवाल है। संदेश तो मैं क्या दूंगा, मैं तो बड़ा छोटा सा समाज का घटक हूँ, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि व्यापार में जिन पर देनदारियाँ ज़्यादा रहीं कि मेरी 2 लाख मुझे आते हैं, 50,000 मुझे बचेंगे और 1.5 लाख में ये चाहे किराया है या इंस्टॉलमेंट है वो निपटा दूंगा, इन परिस्थिति वालों के लिए तो वास्तव में ये परेशानी का काल है ही। इससे जूझने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सबको ऐसा ही लगता है कि अब फंस गए, अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को ये आकलन करना चाहिए कि यहाँ तक जो पहुँचे हो, कंधे पर बिठाल के कौन लाया था? क्या कोई था जो तुम्हें कंधे पर बिठाल के लाके तुम्हें यहाँ बिठाल दिया? नहीं ना। यहाँ तक पहुँचे हो अपनी काबिलियत से, अपनी कुव्वत से, अपने हौसले से, अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण से और काम करने की क्षमताओं से। तो जब यहाँ तक तुम पहुँचे हो तो इस परेशानी से निकालेगा कौन? आप स्वयं निकलेंगे और अपने अंदर झांक करके इन विपरीत परिस्थितियों में आपको रास्ते भी निकालने और वो आप ही निकाल सकते हो। अब वो रास्ते निकालने का सीधा सा सिद्धांत है कि विपरीत परिस्थितियों में सबसे पहले तो अपने आप को ऐसी जगह एंगेज कर दीजिए जहाँ से नेगेटिविटी जो पैदा हो रही है उससे आप बच जाओ। मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी व्यापारी हूं, व्यापार भी करता हूं, मैं भी विपरीत परिस्थितियों में हूं। मुझे पता था लॉकडाउन में कुछ हासिल नहीं होगा और महीने के खर्चे फिक्स हैं, एक बड़ा अमाउंट है जो मुझे फिक्स खर्चे हैं वो देने ही हैं, चाहे वो कर्मचारियों की सैलरी है या जो लाइबिलिटीज़ हैं और भी वो देनी है। तो वो अपनी जगह है, लेकिन आमदनी का कोई रास्ता है नहीं। अब आप छटपटाते रहिए या इतना जुड़ा हुआ हो जो आप खर्च करने की स्थिति में, उसकी भी एक लिमिट है। तो ऐसे में सबसे पहले मैंने काम ये किया कि अपने दिमाग को अच्छे काम में व्यस्त करो। जब देख लिया, जब पिछला लॉकडाउन लगा तो देख लिया कि भाई अभी कुछ आने की स्थिति नहीं है, तो सबसे पहले संस्कार भारती के नाम से हमने पेज शुरू किया। उस पर पूरे देश विदेश के कलाकारों को लाना शुरू किया। जब वो कलाकार आने लगे तो अब जब कलाकार आता है या जो भी अपना प्रस्तुति दे रहा है वो सबसे पहले आके क्या कहेगा कि इस पेज को चलाने वाले संजीव आकांक्षी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना पुनीत कार्य किया है और इस संस्कार भारती के लिए कृतज्ञता। और जब ये कहता है तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। ऊर्जा कहाँ जा रही थी? व्यापार में। प्राप्त कहाँ से हो रही है? चैनल के माध्यम से, यानी कि बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। ये ऐसा इन्वर्टर है जो सोलर से भी चलता है और बिजली से भी। तो जब बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है तो सोलर से चार्ज कर सकते हैं ना। और लगा कि 10 दिन 15 दिन बारिश होने वाली, ज़्यादा ये तो बारिश से भी चार्ज हो रहा है, तो आप दूसरा अल्टरनेट रख सकते हैं। तो अपनी ऊर्जा अंदर की बचाए रखने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हमने वो चैनल आजमाया। लंबे समय तक वो संस्कार भारती के नाम से चला, फिर कुछ बदलाव केंद्र की समिति ने किए तो फिर वो अब वो कला भारती के नाम से वो पेज चल रहा है और 10,000 से ज़्यादा उस पर फॉलोअर हैं। तो हमने अपने आप की ऊर्जा को ऐसे ही, जो भी लोग कहीं भी हैं, सबसे पहले अपने परिवार के साथ मैक्सिमम समय दें। परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा है कि वो ज़्यादा कि अरे कैसे चलेगा, उसको समझाएं। अपने रिश्तेदार जो आपके शुभ चिंतक हैं रिश्तेदारी में, जो आपके प्रति अच्छा भाव रखते हैं और अच्छे विचार भी रखते हैं, केवल अच्छा भाव रखने वाले ऐसे लोग जो रोज़ शाम को आ जाएं, अरे भाई बड़े परेशान हो भाई कैसे निपटेगा, ऐसे मित्रों से कुछ दिनों बचिए। ऐसे मित्रों से, शुभचिंतकों से बचिए जो रोना रोने आए हैं, जो आपकी हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। ऐसे तो दुश्मन को भी गले लगाइए इस समय, क्योंकि ये विपरीत काल है। जैसे जैसे ये आपको ऊर्जा मिलती रहेगी तो आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। जब आप पॉजिटिव, कहीं से भी पॉजिटिव लेके आते हैं, आप मंदिर क्यों जाते हैं? आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति मंदिर जाते हैं क्योंकि आपको पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। आपकी ये आस्था है कि भगवान के आगे मैंने जो फूल चढ़ाए हैं, इतना पैसा भी नहीं है कि मैं लड्डू चढ़ा पाऊँ, मैंने फूल भी चढ़ाए हैं, तो भगवान क्यों? कि पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ से मिल रही है। तो ऐसे शुभ चिंतक, ऐसे मित्र जो आपको पॉजिटिव ऊर्जा दे सकते हैं, उनके साथ समय बिताइए। फ़ोन कीजिए उन्हें, 2-4 बार मिस कॉल करके छोड़ देंगे तो वो करेंगे आपको। तो ऐसे लोगों के साथ संवाद होना चाहिए, वो मैंने कायम रखा। मैंने संवाद
अल्प नहीं, संवाद शून्यता तो बहुत दूर की बात है, संवाद अल्प भी नहीं होने दिया। मैक्सिमम मित्रों के साथ, शुभचिंतकों के साथ कुछ ऐसे नए लोगों से जुड़िए। व्यापार में जहां कोरोना में तमाम व्यापार हाशिए पर हैं, लोगों ने नई चीजें निकाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में मैं देखता रहता हूं, ऐसे दिल्ली के तमाम व्यापारी हैं जिन्होंने YouTube पर अपनी पोस्ट डाल कर वो घर बैठे व्यापार कर रहे हैं। तो तमाम नए स्टार्टअप भी, यानी कि जितनी भी परेशानियां आती हैं, जब आपको कोई धोखे से स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है, और चाहे आप स्विमिंग पूल के उस हिस्से में गए जहां पानी 4 ही फीट है और आपकी हाइट 5 फीट है, तब भी आप हाथ पैर मारते हैं, क्योंकि आपको गिरते समय नहीं पता था कि पानी कितना, तब आप हाथ पैर मार रहे होते हैं। आप एकदम सीधे खड़े होने का प्रयास नहीं करते हैं, उस समय आप हाथ पैर मारे तैरने के लिए। फिर जब सीधे खड़े हुए तब पता लगता है अरे पानी तो बड़ा कम था। बस ये कोरोना भी ठीक ऐसी घटना है। आप फंस तो गए हैं इसमें, लेकिन थोड़े से भी हाथ पैर मारेंगे तो ये हौसला, क्योंकि जिस हौसले ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वो आपको इस परेशानी से निकाल करके भी ले जाएगा। जैसे एक शेर भी है इस पे कि गिरते हैं शेर ही मैदान जंग में, हाँ। वो शख्स क्या जो घुटनों के बल चले। यानी कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, आसमान तक वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, जिनके अपने पर होंगे। तो दोस्तों, आपने सुना सर ने कितना अच्छा बात बताई, कितना अच्छा संदेश भी दिया। और गीता में भी लिखा हुआ है कि अगर अपने से हार गए तो इस जग से हार जाओगे। तो कृष्ण भगवान ने भी उसमें कहा है कि अपने से ही नहीं हारना है। तो जो अपने से नहीं हारता है वो इस जग में ज़रूर विजय प्राप्त करता है। तो इसी शुभ संदेशों के साथ हम अपने शो को विराम करते हैं और बाबा संजीव वकांशी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर शो पे आए, समय निकाला, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।